हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने मैनेजमेंट के 4 टॉपिक्स अच्छे से कवर किए थे। अब बढ़ते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। अब तक जो पढ़ा वो बेस था, अब जो आएगा वो एक्चुअल गेम होगा। यहीं से तुम्हें समझ आएगा कि मैनेजमेंट रियल लाइफ में कैसे काम करता है। देखो, लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी। तो कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर ये तीनों चीजों का मिक्स है या फिर कोई अलग अलग चीज। मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें थ्योरी का नॉलेज होता है और आर्ट का सिंपल मतलब होता है उस नॉलेज और स्किल को यूज करके अपने गोल अचीव करना। सिर्फ बुक पढ़ लेना इनफ नहीं होता। समझ तब आता है जब तुम उसे रियल सिचुएशन में अप्लाई करते हो। इसमें पर्सनल तरीके से काम होता है। हर मैनेजर अपनी अलग स्टाइल, स्किल और क्रिएटिविटी यूज करता है। जैसे दो टीचर्स सेम चैप्टर पढ़ाते हैं लेकिन दोनों का स्टाइल अलग होता है। कोई फनी वे में समझाता है तो कोई स्ट्रिक्ट रह के। दोनों का समझ आ सकता है, बस तरीका अलग होगा। बाकी ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कोई मैनेज करेगा उतना ही वो बेटर होता जाएगा। अगर मैनेजमेंट सही हुआ तो रिजल्ट क्लियर दिखेगा, टारगेट अचीव होगा और टीम सेटिस्फाइड होगी। चलो एग्जांपल से समझो। एक मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए अपना अलग स्टाइल यूज करता है, वैसे ही जैसे हर अलग आर्टिस्ट अपना ब्रश यूज करता है। तो बस मेनली मैनेजर का स्टाइल अलग होने की वजह से मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया। साइंस का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जिसमें रूल्स और किस वजह से क्या होता है वाली बात समझाई जाती है। मतलब अगर तुम एक काम करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा ये पहले से ही पता होता है। मैनेजमेंट को साइंस इसीलिए माना गया क्योंकि इसके अपने रूल्स और थ्योरीज है, जैसे टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये ऐसे ही रैंडमली नहीं बने बल्कि प्रॉपर स्टडी और रिसर्च के बाद डेवलप हुए हैं। ये रूल्स एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। मैनेजर्स ने अलग अलग सिचुएशंस ऑब्जर्व की, एक्सपेरिमेंट किए और फिर उनसे लर्निंग निकाली। इन रूल्स का यूज हर जगह हो सकता है लेकिन मैनेजमेंट का यूज सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। जैसे एक ही रूल स्कूल, हॉस्पिटल और कंपनी में चल जाएगा लेकिन एग्जैक्ट वे में अप्लाई नहीं होगा। तो याद रखना, मैनेजमेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट साइंस नहीं है क्योंकि इंसान का बिहेवियर हमेशा सेम नहीं होता और प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसीलिए इसे इनएग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। और ऑब्वियसली यार, मैनेजमेंट ह्यूमन से डील करता है। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये समझने के लिए पहले प्रोफेशन के कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं। इसमें प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज मिलती है। एंट्री थोड़ी कंट्रोल्ड होती है, मतलब हर कोई डॉक्टर या सीए के प्रोफेशन में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, यानी उसे फॉर्मल एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी। बाकी इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, एथिकल रूल्स फॉलो किए जाते हैं और सर्विस देना मेन एम होता है। अब मैनेजमेंट का करंट स्टेटस देखो। प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल है क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलता है। आजकल कई कोर्सेज बने हुए हैं, बीबीए, एमबीए एक्सेट्रा, जो सिर्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं। इसीलिए एंट्री धीरे धीरे कंट्रोल्ड हो रही है एमबीए, बीबीए जैसे कोर्सेज की वजह से। मतलब पहले कोई भी मैनेजर बन जाता था लेकिन अब कंपनीज क्वालिफाइड लोग प्रेफर करती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी अवेलेबल है जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। एथिकल रूल्स डेवलप हो रहे हैं। कंपनीज अब सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि एथिक्स और वैल्यूज पर भी फोकस कर रही है क्योंकि पैसे से ज्यादा अब इमेज बनाना भी जरूरी हो चुका। इसमें सर्विस देने का एम तो होता है लेकिन प्रॉफिट कमाना भी इम्पोर्टेंट होता है, यानी मैनेजर को बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कंक्लूजन सिंपल है, मैनेजमेंट एक फास्ट डेवलपिंग प्रोफेशन है लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बना। फाइनली बोलूं तो ये आर्ट, इन एग्जैक्ट साइंस और एक एमर्जिंग प्रोफेशन है। तीनों का मिक्स है भाई। अब आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये वो लोग होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, साथ ही कंपनी की इमेज मेंटेन करते हैं। ये लोग सिर्फ प्रेजेंट नहीं बड़ी पिक्चर देखते हैं, मतलब आगे क्या होगा और कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। इस लेवल में लोग ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करना और प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना। इसमें ये डिसाइड करते हैं कंपनी 5-10 साल बाद कहाँ होगी। सारे रिसोर्सेज अरेंज करना जैसे रॉ मटेरियल्स, फाइनेंस और फिक्स्ड एसेट्स। ओवरऑल स्ट्रेटजीज बनाना और सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। मिडिल लेवल के लोगों के काम को ऑर्गेनाइज करना। बाहर की दुनिया से कनेक्शन मेंटेन करना जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सोसाइटी से। नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये लेवल टॉप और लोअर लेवल के बीच कनेक्शन का काम करता है, बिल्कुल एक ब्रिज की तरह। अगर ये ब्रिज टूट गया तो ऊपर की प्लानिंग नीचे तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। ये लेवल भी फंक्शन से परफॉर्म करती है जैसे टॉप लेवल की पॉलिसीज को
अप्लाई करना, साथ ही उन्हें लोअर लेवल तक भी पहुंचाना, एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हेल्प करना, अपने डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाना, टॉप और लोअर लेवल के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, लोअर लेवल मैनेजर्स को मोटिवेट और गाइड करना, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले। लास्ट इज लोअर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। याद रखना, इसको 4 अलग नामों से जाना जाता है। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स के साथ काम करते हैं। ये लोग ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल काम करवाते हैं, यही रियल एग्जीक्यूशन होता है। इसके फंक्शंस है वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल तक पहुंचाना, वर्कर्स के लिए अच्छी और सेफ वर्किंग कंडीशंस मेंटेन करना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मिडिल लेवल की हेल्प करना, रोज के काम पर नजर रखना और वर्कर्स का मोराल बूस्ट करना, काम असाइन करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना, आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी इंश्योर करना। अब इस पिरामिड को अच्छे से इमेजिन करो और देखो, टॉप पर अथॉरिटी यानी पावर सबसे ज्यादा होती है और नीचे आते आते अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बढ़ जाती है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर। आसान शब्दों में अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की और ऑर्डर देने की पावर, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर काम गलत हुआ या कुछ भी ऊंच नीच हुई तो कौन जिम्मेदार होगा, यानी जवाब किसको देना पड़ेगा। बाकी किस लेवल पर कौन सी पोजीशन के लोग होते हैं ये तुम अच्छे से रीड करके मेमोराइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। ये वो काम है जो हर मैनेजर डेली करता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ी कंपनी। प्लानिंग मीन्स पहले से डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। बिना प्लानिंग के काम शुरू करना मतलब बिना मैप के खजाना खोजना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से अरेंज और बांटना ताकि गोल्स अचीव हो सके, यानी किस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सब क्लियर होना चाहिए। स्टाफिंग मतलब सही इंसान को सही काम के लिए रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना और प्लेस करना। गलत इंसान को गलत जगह रख दिया तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। डायरेक्टिंग यानी एम्प्लॉयज को गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना और उनकी देख रेख करना। ये वो स्टेज है जहाँ एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। कंट्रोलिंग मीन्स जो काम हुआ है उसको प्लान से कंपेयर करना और अगर जरूरत हो तो सुधार के स्टेप्स लेना, यानी चेक करना कि जो सोचा था वो हो भी रहा है या नहीं। याद रखना भाई, ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और लगातार चलते रहते हैं। मैनेजमेंट एक लूप है, एक फंक्शन खत्म होते ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। तो आओ सीन समझे। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लोगों के एफर्ट्स को जोड़ा जाता है ताकि सब एक ही गोल की तरफ मिलकर काम करे। आसान शब्दों में कम्युनिकेट करना और तालमेल बनाना ही कोऑर्डिनेशन है। इसके फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर से काफी मैच करते हैं। ये अलग से फंक्शन नहीं है, ये सारे मैनेजमेंट फंक्शंस की बुनियाद होता है। ये कंटिन्यूअस और हर लेवल पे जरूरी होता है। कंटिन्यूअस मतलब कभी खत्म नहीं होता और परवेसिव इसलिए क्योंकि हर जगह कोऑर्डिनेशन कंपलसरी होता है। ये प्लान्ड एफर्ट होता है जो जानबूझकर किया जाता है, यानी मैनेजर को इसे कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ता है। ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी उनकी ड्यूटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन का सख्त ध्यान रखे। ये ग्रुप एक्टिविटी है जो सबके एफर्ट्स को जोड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद रखना। ये सिंक्रोनाइजेशन लाता है, कंफ्यूजन, ओवरलैप और गड़बड़ को कम करता है, ईगो सेटिस्फेक्शन देता है और सब एक्टिविटीज को जोड़ने वाली स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाता है। एक जबरदस्त एग्जांपल दूं, इस समय तुम मेरी आवाज सुन रहे हो और साथ में एनिमेटेड क्लिप्स देख रहे हो। अगर ऐसा हो कि पहले मेरी आवाज आए और बाद में क्लिप्स चले तो कैसा लगेगा, या फिर पहले क्लिप्स चले और बाद में आवाज आए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरी आवाज उन क्लिप से कोऑर्डिनेट कर रही है। अब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। तो इसी बात पे इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को जोड़ना मुश्किल होने लगता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, स्पेशली इस कंडीशन में। फंक्शनल डिफरेंशिएशन देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन उन सबको एक ही गोल की तरफ ले आता है। एक कंपनी जैसे एप्पल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई रॉ मटेरियल्स खरीदता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो कोई मार्केटिंग और सेल संभालता है। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, फाइनल प्रोडक्ट बनना और उसका बिकना। लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन के ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे मैथ्स में कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग मेथड्स होते हैं, सिमिलरली हर मैनेजर का अपना अपना मेथड होता है। अब सवाल है किस मैनेजर की बात सुनी जाए। एक की सुन ली तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जरूरी है, जो लड़ाई झगड़े और ईगो क्लैशेस को खत्म कर देगा। सब मिलजुल कर डिस्कस करके एक डिसीजन ले पाएंगे। इसी के साथ चैप्टर 1 खल्लास। जल्दी ही मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में।
प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम नमस्ते बाय बाय टाटा।